नमस्कार विद्यार्थियों, जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इतिहास की तीसरी कक्षा आपको लेकर आए हैं, यानी हम तीसरी क्लास लेके आए हैं। पार्ट 3 है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता ही अभी चल रही है। तो मैं फिर कहूँगा कि आप लोग हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से नोट करेंगे और मेरे क्लास का थोड़ा सा स्पीड स्लो होगा, तो आप इसको यूट्यूब, चूँकि डिजिटली तो आप लोग स्ट्रांग होते ही हैं, तो इसको आप स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी मिलता रहे। ठीक है, इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको देखना तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आप बोर ना हो। बाकी चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको लेकर के। तो व्यवस्थित तरीके से मेरे क्लास की नोट्स बनाइएगा ताकि आपका एक व्यू और अच्छा खासा आइडिया तैयार हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी कुछ, फिर हम इस पीपीटी पर आएंगे। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप देखेंगे तो मैं बताया कि इस सभ्यता का इतना विहंगम इतिहास है कि अगर इसको 10 दिन पढ़ाया जाए तब भी कम लगेगा, क्योंकि भारत की गौरवशाली परंपरा का एक प्रतीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं कि आपसे मैं एक सवाल करूं, क्या आप सिंधु सभ्यता को एक स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? कैन यू डिसाइड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी? आगे क्वेश्चन मार्क है। इज थोड़ा मैं चलिए, तो अगर मैं आपसे कहूं इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक स्मार्ट सिटी का उदाहरण है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक स्मार्ट सिटी का उदाहरण है? तो इसको जब हम समझेंगे तो बहुत सारे तथ्य निकल के आ जाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि स्मार्ट सिटी है या नहीं। मैं बता दूं कि स्मार्ट सिटी क्या होती है। स्मार्ट सिटी वो होती है जिसका बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा हो, शहर एक प्लान पे बनाए गए हों, नालियां हों, सड़कें हों, सड़क का एक आकार हो, मकानों का एक साइज हो, हर चीज व्यवस्थित तरीके से अरेंज की गई हो, तो हम उसे स्मार्ट सिटी मान सकते हैं। स्मार्ट सिटी मतलब जिसको वेल प्लान तरीके से बनाया गया हो। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप ये डिसाइड करेंगे क्या ये वेल प्लान सिटी था या नहीं। चलिए अब जैसे मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप नगर नियोजन पे जाएंगे तो नगर और सड़कें समझेंगे, नगर और सड़कें दोनों ही ग्रिड यानी चेस बोर्ड के तरह से थे, शतरंज के आकार के थे। नगर भी शतरंज के आकार के बनाए गए, सड़कें भी शतरंज के आकार की बनाई गई, एक व्यवस्थित था। और आप देखेंगे कि ऐसा लगता है जैसे नगर बसाने के पहले उन्होंने जल निकास प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दिया। भाइयों, हमारे यहां क्या होता है, जल निकास प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम। अभी भी हमारे यहां ये समस्या है कि हम लोग शहर तो पहले बसा लेते हैं,
लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में विचार ही नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे भारत के मैक्सिमम शहर जब पानी बरसता है ना, तो हर जगह वाटर लॉगिंग यानी इतनी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि आप विश्वास ही नहीं करोगे क्या वो वही शहर है। मुंबई की हालत आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल दिखता है स्वर्ग जैसा, लेकिन पानी बरसने की हालत के बाद आप देखिए क्या मुंबई होता है। तो यह दिखाता है कि शहरों में बनते समय ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं है। आपको जो इतिहासकारों ने बताया है कि उनके शहरों के सिस्टम को देख के लगा कि उन्होंने पहले ड्रेनेज सिस्टम पर विचार किया था। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां मिली हैं, और ये नालियां अगर आप देखोगे तो ये पक्की ईंटों की बनी हुई हैं और पत्थरों से ढकी हुई हैं। पक्की ईंटों की बनी है और पत्थरों से ढकी हुई हैं। एक ही जगह ऐसा है जहां पर लकड़ी की नालियां मिली हैं। ठीक है, जहां पर लकड़ी की नालियां मिली हैं वो है कालीबंगा, जहां पर लकड़ी की नालियां मिली, बाकी नालियां पक्की हैं। अब आप देखोगे, एक और चीज बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ध्यान से सुनिएगा, अभी पीपीटी पे नहीं जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखोगे शहरों का डिजाइन क्या था। पश्चिमी यानी सिंधु घाटी सभ्यता में दो टीले बने थे। एक को कहते थे पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, सारे शहर ऐसे ही बसे हुए थे। एक को कहते हैं पूर्वी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला आपको दुर्गीकृत मिलेगा। दुर्गीकृत मतलब फोर्टिफाइड। पश्चिमी टीले पे आप देखोगे कि सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई, किले बनाए गए। पूर्वी टीले में आपको नगर मिलेंगे, नगर। तो पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, पूर्वी टीला नगरीकृत है। यहां पर सामान्य लोग रहते थे और पश्चिमी टीले की तरफ थोड़ा प्रशासक टाइप के लोग रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। और हर नगर और दुर्ग के चारों ओर रक्षा के लिए दीवारें बनाई गई। केवल एक ऐसा ही नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पर दुर्गीकृत रक्षा के लिए दीवारों का अभाव मिलता है। वो आप समझोगे आगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो ही एक ऐसा नगर है जहां पर दुर्ग हैं, लेकिन उनके चारों तरफ कोई सेफ्टी के लिए दीवार नहीं बनाई गई। लेकिन बाकी जितने नगर हैं उनके चारों तरफ दुर्गीकृत दीवारें बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए। फिर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता में आप फिर देखेंगे जल प्रबंधन प्रणाली। जल प्रबंधन प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। जल प्रबंधन प्रणाली पर, जल प्रबंधन प्रणाली पे विशेष ध्यान दिया गया। मतलब पानी को इकट्ठा करने, यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी था। और धौलावीरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वहां पर पानी को इकट्ठा करने के लिए व्यवस्थित तरीके से तालाब बनाए गए। आज आप ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने 2022 में अमृत सरोवर योजना शुरू की। भारत सरकार ने 2022 में अमृत सरोवर योजना शुरू की। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य है कि जल प्रबंधन, हर जिले में तालाब बनाए जाएं, जल को बचाने के उपाय किए जाएं। तो यही अमृत सरोवर योजना है। और आज जो जल प्रबंधन प्रणाली हमें दिख रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से थी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप और देखना चाहेंगे तो बताया जाता है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली देख करके इतिहासकार ये कहते हैं, ऐसी जल निकास प्रणाली तो 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस में नहीं पाई गई जैसा ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता का था। तो इन सब आधार पे कच्ची ईंटें मिली, पकी ईंटें मिली, कच्ची ईंटें मिली, पकी ईंटें मिली। आप ये ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है आमतौर पे सड़कें कच्ची थी, हाँ, लेकिन
सड़कें क्या थी, कच्ची थी, लेकिन कालीबंगा में पक्की सड़क बनाने के प्रमाण मिले हैं कि पक्की सड़कें भी मिल गई हैं कालीबंगा में, लेकिन आमतौर पर सड़कें कच्ची थी। तो ये सब जानने के बाद अब हम लोग चलेंगे पीपीटी की तरफ, ताकि आपको मैंने एक दे दिया आइडिया, और इस आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप एक स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, जो कि एक वेल प्लान तरीके से बसाई गई थी। और आपको याद होगा सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी योजना शुरू की। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य ही है कि शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, और शायद इस तरह के प्लानिंग को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत पहले से जानते थे। मैंने क्या कहा, जितना आप घुसोगे आपको उतना ही ज्यादा इसमें नए नए तथ्य सामने आएंगे, खत्म ही नहीं होगा। कहोगे सर ये आप सिंधु सभ्यता को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, या ऐसा है, बस वो डिजिटली एडवांस नहीं थे, बाकी व्यवस्था में तो वो शायद आज की तरह ही थे। तो इस प्रकार मैंने ये दिखाया कि एक स्मार्ट सिटी की तरह से था। अब चलिए हम लोग पीपीटी पर चलते हैं, जो मेन पॉइंट है देखते हैं। हाँ, आज हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे किस पर, आज हम लोग देखेंगे, देखिए ये पहले मैप देखेंगे, अब हम थोड़ा सिंधु सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा के बारे में, फिर देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इसी मोहनजोदड़ो के नीचे चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो, यानी 3 चीजों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा, फिर पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे आएंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो, थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर, कठिन शब्द हैं। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। इस मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा के नीचे आओगे यानी साउथ में आओगे तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के साउथ में आओगे तो चनहुदड़ो है। मतलब ये भी ध्यान रखना, अगर मैं कहूं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो को लाइन से लगाइए तो सबसे उत्तर में आएगा हड़प्पा, फिर आएगा मोहनजोदड़ो, फिर आएगा चनहुदड़ो। मैं फिर दिखा दूं कहां पर है, देखो भाइयों, ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदड़ो, ये है चनहुदड़ो। तो अगर मैं कहूं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो में सबसे साउथ में कौन है तो चनहुदड़ो है, और सबसे उत्तर में कौन? हड़प्पा है। थोड़ा डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग फैक्ट पे आते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं फैक्ट को। चलिए अब देखिए, ये आपके सामने है पीपीटी, बाकी मैंने आपको समझाया है, जो समझाया है उसी को हम व्यवस्थित तरीके से यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा की खोज सबको पता है, ये रवि गलती से हो गया है भाइयों, ये रावी है, ध्यान रखेंगे, ये रावी है, कोई बात नहीं, हो जाता है रावी। तो पाकिस्तान के कहां है? मांटगोमरी में, रावी नदी की तरफ। अब सवाल ये बनता है रावी नदी की किस तरफ है, तो ध्यान रखेंगे रावी नदी के किस तरफ है, तो आप ध्यान रखेंगे रावी नदी के बाएं तरफ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है ये जो हड़प्पा है ये मांटगोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर है, ये ध्यान रखेंगे, यानी किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट बैंक पर है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बाएं है कि दाएं है। बाकी आप जानते हैं 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये सब बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1856 में क्या हुआ था, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। हाँ, वो पॉइंट ध्यान रखिएगा, एसएससी के या अन्य की रावी नदी के किस तरफ है? बाएं तरफ है। कौन सी? हड़प्पा, जिसकी खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बातों को देखते हैं। हाँ, अब वही चीज हड़प्पा जो मैंने आपको समझाया वही है। हड़प्पा का संपूर्ण नगर 2 टीलों में बंटा था, ठीक है। पूर्वी को नगर टीला, याद कीजिए मैंने कहा था पश्चिमी और पूर्वी, यानी पश्चिमी और पूर्वी, ध्यान देंगे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी को बोलते थे क्या? दुर्ग टीला, दुर्ग टीला, यानी पश्चिम को हम कहते थे दुर्ग टीला, और पूरब को कहते थे क्या? नगर टीला। ये ध्यान रखेंगे। मतलब
2 पार्ट में डिवाइड था, नगर टीला एंड वेस्टर्न कॉल, यानी कि पश्चिम में दुर्ग थे और ईस्ट में नगर थे। पश्चिम में दुर्ग थे, ईस्ट में नगर थे, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वाले सुनते चलेंगे, समझते चलेंगे। पीपीटी, अब देखो सबसे फेमस चीज कहां से क्या क्या मिली, देखिए क्या क्या मिला है। धोती पहने, तो हड़प्पा से क्या मिला, धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली, मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बना हुआ बैल मिला, गेहूं के प्रमाण मिले, जौ के प्रमाण मिले, मटर, तिल, तांबे का ताबीज मिला है, एक मोहर जिस पर सर्प दबाए गरुड़ का चित्र है, ध्यान रखेंगे। तो आप क्या क्या मिला है ध्यान रखेंगे, एक मोहर जिस पर सर्प दबाए गरुड़ का चित्र है, यानी कि एक ऐसा सील मिला है जिस पर दिखाया गया है कि एक गरुड़ है, उसने सांप को दबाया हुआ है अपने पंजों में। और याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मोहर मिली है वो वर्गाकार है, मैक्सिमम वर्गाकार है। याद कीजिए मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की मोहरें आमतौर पे बेलनाकार हैं, लेकिन इधर की मोहरें वर्गाकार हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी कब्रिस्तान मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, यक्ष की मूर्ति मिली है, नटराज शिव दिख रहा है ना, नटराज शिव की भी मूर्ति मिली है। भैया सब नोट कर लेना, पीपीटी अभी भेज दूंगा आपको, अच्छे सब पढ़ना कहां कहां क्या मिला। तांबे का पैमाना मतलब स्केल मिला, आगे इंग्लिश में है चिंता मत कीजिएगा। तांबे का एक स्केल मिला, श्रमिक आवास मिले यानी लेबर हाउस मिले, जहां लोग लेबर रहते थे। कब्रिस्तान से देवदार के लकड़ी के ताबूत मिले हैं, समझिए देवदार के लकड़ी के कॉफिन मिले हैं जिसमें लाशों को रखा जाता था। क्योंकि पता है सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार, जिसको क्रिमेशन कहते हैं, क्रिमेशन के 3 प्रकार थे। अगर आप देखोगे तो भी ध्यान रखो, सिंधु घाटी सभ्यता में क्रिमेशन के 3 प्रकार थे। एक था पूर्ण शवदान, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता था, पूर्ण शवदान मतलब जिसमें लाश को कब्र में क्या करते थे, दबा देते थे, दफना देते थे। आंशिक अंशदान, आंशिक शवदान होता था। आंशिक में क्या करते थे, लाश को किसी खुले स्थान पर रख देते थे जहां पर चील कौवे खाते थे। और तीसरा था दाह संस्कार, दाह संस्कार में जला देते थे, यानी शव को 3 तरीके से वो मतलब डिकम्पोज एक तरह से, या शव को 3 तरीके से वो करते थे, उसका दाह संस्कार। पहला था दाह संस्कार जिसमें जलाते थे, दूसरा था आंशिक शवदान। आंशिक शवदान में क्या करते थे कि वो शव को खुले में छोड़ देते थे, चील कौवे या जो भी जीव जंतु खाते थे, उसके बाद जो हड्डियां बचती थी उन्हीं हड्डियों को लाके वो दबा देते थे, दफना देते थे। पूर्ण शवदान में क्या है कि पूरी तरह से दफना दिया जाता था। तो अभी आप समझेंगे, तो मैंने क्यों समझाया कि यहां पर जो कब्रिस्तान से देवदार की लकड़ी मिली है, मतलब किसी कब्र को, मतलब किसी लाश को दबा करके दफनाया गया होगा। तो ये कहोगे ये पूर्ण शवदान के यानी शवदाह के या पूर्ण समाधिकरण भी कह सकते हो, तो पूरी तरीके से दफनाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी मिले, तो भैया क्या क्या मिले ध्यान रखना। सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र है जिसके गर्भ से पौधा नहीं निकल रहा है। नटराज शिव की मूर्ति मिली, श्रमिक आवास मिले, तांबे का क्या है स्केल मिला। तो भैया सब ध्यान रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने पीपीटी बना ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी पीपीटी आपको पहुंच जाएगा, सब नोट कर लेंगे, बाकी बेसिक बातें मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये पूरा इंग्लिश में है, देख रखेंगे क्या क्या मिला है। ये सब मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, जो पीछे हिंदी में इंग्लिश, ताकि सबको आसानी हो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर मिली, मतलब सबसे ज्यादा ऐसी मोहर मिली जिस पर इंस्क्रिप्शन था, मतलब ऐसे मोहर मिले हैं जिस पर लिखा हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन वाले, मतलब अभिलेख युक्त मोहरें जो है कहां मिली, हड़प्पा से मिली। ध्यान रखना भैया, सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से मिली। और ध्यान रखना, लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा मोहर कहां से मिली, तो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा सील यानी मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान रखेंगे,
अभिलेख युक्त मुहर मतलब ऐसा सील जिसपे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, लिखा हुआ होता है। तो इंस्क्रिप्शन वाले सील जो है सबसे अधिक कहाँ मिले? हड़प्पा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो सील यानी मोहर मिली है वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखेंगे, तो अभिलेख वाले मोहर हड़प्पा में मिले हैं, और वैसे देखा जाए केवल अगर मोहर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो मिले हैं। हाँ, अब एक चीज और देखना, थोड़ा विवाद है। देखिए, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष मूर्तियों की तुलना में नारी मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। मतलब मेल स्टैचू के कंपैरिजन में फीमेल स्टैचूज ज्यादा मिले हैं। लेकिन हड़प्पा वो स्थान है जहां पर नारी मूर्तियों की तुलना में पुरुष मूर्तियां अधिक मिली हैं। अपोजिट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक कौन सी मूर्तियां मिली, तो आप कहोगे नारी मूर्तियां मिली हैं। इसीलिए हम इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक कहते हैं। नारियों को एक तरह से समाज में या परिवार में बड़ा माना जाता था, क्योंकि सबसे अधिक नारी मूर्तियां मिली हैं, देवी की मूर्तियां मिली। लेकिन हड़प्पा वो स्थान है जहां पर जहां पर नारी मूर्तियों की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। ध्यान रखेंगे सब बातें, ठीक है। चलिए, अब तो हड़प्पा के बारे में समझ गए, कहां कहां क्या क्या है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। यह कहां है? पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखलदास। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और आप देखोगे ये स्थल जो है हड़प्पा से 640 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पूरा जो मोहनजोदड़ो है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को वही दुर्ग टीला, मतलब जो इसका आप देखोगे वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है इस कॉल्ड दुर्ग टीला, यानी दुर्ग वाला, यानी याद करो ये वाला वेस्टर्न पार्ट दुर्ग टीला, यहां नगर टीला। ठीक वैसे था, यानी पूरे शहर का अरेंजमेंट भी ऐसा था कि वेस्ट में दुर्ग है, ईस्ट में नगर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया था पहले ही, तो इसीलिए आपको ताकि आपके दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता से चाहे जैसे क्वेश्चन बने, चाहे ऑब्जेक्टिव बने चाहे सब्जेक्टिव बने, आप कर लोगे। बस इस चैप्टर को धीरज से पढ़िएगा, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़िएगा, लेकिन वादा है मेरा अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को दोबारा इस धरती पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां क्या क्या मिले। यहां मिला पुरोहित का आवास, सभागार मिली, असेंबली हॉल मिला, असेंबली हॉल, सभागार, स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ मिले हैं। और आपको जानते ही तो पहले पता हो कि जो स्नानागार है जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, यह सिंधु सभ्यता का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण माना जाता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को जब जॉन मार्शल ने देखा तो उसने यह अनुमान लगा लिया कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर कोई पढ़ा लिखा आर्किटेक्ट बना सकता है। तो मतलब उस समय के लोगों को आर्किटेक्ट की जानकारी थी, तभी तो उनकी सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में आप कह सकते हो। तो मतलब यह है, और ध्यान रखना मोहनजोदड़ो वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क मिली है। नोट कर लीजिएगा, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ध्यान रखेंगे। अब लगभग मुझे याद 9 मीटर के आसपास है, ठीक है, तो सबसे अधिक चौड़ी सड़कें मिली हैं, तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अन्नागार यानी ग्रेनरी। अन्नागार क्या है? जहां पर अनाज रखे जाते थे। अब भाइयों एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें सरप्लस होता था। सरप्लस मतलब आधिक्य होता था। ये ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें सरप्लस यानी आधिक्य उत्पादन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, आधिक्य उत्पादन। सोचो, समृद्ध लोग थे भैया, समृद्ध लोग, पता नहीं कहां चले गए, समृद्ध लोग थे, सरप्लस उत्पादन करते थे, तभी तो अन्नागार था, ग्रेनरी था। क्या था? ग्रेनरी था। वो अनाज को बचा के रखते थे। जैसे आज हमारे यहां, आज मैं अन्नागार का एग्जांपल ले लूं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझ लो, FCI,
जैसे सरकार एफसीआई में सरप्लस जो आपके अनाज हैं उनको इकट्ठा करती है, वैसे वहां पर ग्रेनरी था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी वो सरप्लस उत्पादन करते थे, वो ऐसे वैसे नहीं थे। एक डेवलप सोसाइटी, यानी उनके पास उत्पादन क्षमता भी उनकी अच्छी खासी थी, वो उत्पादन करते थे, अच्छी खासी खेती करते थे। ठीक है, तो सोचिए एक इतिहास में एक ऐसा समाज, एक ऐसा चक्र चला कि आज वो व्यवस्थित समाज ही इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। और आज का जो समाज है वो एक परिवर्तित समाज है। वह उस समय के कोई लोग अब मिलेंगे नहीं सिवाय खंडहर और अवशेष के। इसीलिए हमारी चर्चा का विषय हो गए। तो इतना समझा। अब देखो यहां से क्या क्या मिला भाई, देख लो। महाविद्यालय मिले हैं, पकी ईंट मिली है, रसोई घर मिले हैं, बेलनाकार मोहर मिली। हाँ, बेलनाकार मोहर कहाँ की होगी, ध्यान रखिए, ये मेसोपोटामिया की होगी भैया, मेसोपोटामिया की होगी बेलनाकार मोहर। मेरे लेक्चर को पढ़ते समय बिल्कुल धीरे रखिएगा। अगर पेशेंस नहीं है तो मेरे लेक्चर पे आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेज नहीं पढ़ाता हूं, सब चीज बताता हूं। तो पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है, और मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। तो बेलनाकार मोहर, चूंकि सिंधु सभ्यता में सभी मोहर वर्गाकार थी, तो बेलनाकार मतलब ये मेसोपोटामिया की होगी। कुआं मिला, लकड़ी की छत मिली, छत लकड़ी की थी, और 2 चांदी की मोहर मिली, चांदी की मोहर मिली। देखिए आमतौर पे मोहर जो है एक विशेष प्रकार के खनिज से बनती थी, जिसका नाम है सेलखेड़ी, सेलखेड़ी नाम है। तो सेलखेड़ी से मोहर बनती थी, लेकिन यहां पर 2 चांदी के मोहर मिले हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, कभी कभी पूछा गया है चांदी के 2 मुकुट कहां मिले हैं, तो भी ध्यान रखो, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। मैं अलग से बोल देता हूं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं कुड़ाल नाम के स्थान से। और ये कहां है, ये हरियाणा में है भाई, याद रखिएगा। यहां से क्या मिला है, चांदी के 2 चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ठीक है। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। क्या, किसके मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, 2 मुकुट मिले हैं। कहां से, कुड़ाल से। और चांदी की 2 मोहर कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। आमतौर पे मोहर किसके बने थे, सेलखेड़ी नाम के खनिज से, लेकिन यहां पे चांदी की मोहर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो आप पढ़ लोगे। कांसे की नर्तक मतलब, कांसे मतलब ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर। भैया देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हर चीज को आप मैच करके पढ़ लेंगे। पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव यानी नटराज शिव की मूर्ति हड़प्पा से मिली। पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। यानी पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ध्यान रखें, होता है कंफ्यूजन। नटराज शिव की मूर्ति हड़प्पा से, पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाघों से युक्त अंकित चित्र, मतलब एक ऐसा पिक्चर मिला है जिसमें टाइगर, यानी कि टाइगर का फिगर है। हाथी के कपाल यानी हाथी की खोपड़ी मिली, स्केलेटल मिला है, नीचे लिखा होगा। एक श्रृंगी बैल वाली मोहर, एक मोहर मिली है जिसपे एक सींग वाले बैल को दिखाया गया है। तांबे की हेयर पिन, सोचिए हेयर पिन का भी इस्तेमाल करते, तांबे के हेयर पिन, हड्डी से बनी हुई सुई पाई गई है। भैया देखो क्या क्या मिला है, पशुपति शिव, हाथी का कपाल, तांबे की हेयर पिन, हड्डी से बनी सुई, ये सब भैया महाविद्यालय के प्रमाण। और कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, अन्नागार, ग्रेनरी सबसे बड़ा स्थल है साइज में। तो भैया इतना चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस पेशेंस के साथ हर एक लेक्चर को देखिएगा। जिस तरह मैं पेशेंस से पढ़ा रहा हूं, आप भी पेशेंस से पढ़िएगा, ताकि अब दोबारा जो मौका मिले उसमें आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज भी हो, ऑब्जेक्टिव नॉलेज भी। क्योंकि अब याद रखिए, मैं जल्दी ही जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करूंगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप समझेंगे कि आपने जितना पढ़ा था आप इस आधार पे एसएससी नहीं पीसीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं उसी तरह पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में मकान के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर ना होकर गलियों की ओर, यानी वो जानते थे कि सड़क की धूल गंदगी, वो जानते थे कि सड़क की जो है धूल गंदगी घर में आ सकती है, इसीलिए वो सड़क, वो जो है मकान के प्रवेश द्वार गलियों की तरफ बनाते थे। केवल इसका अपवाद एक ही जगह मिलेगा,
मैं बताऊं कहां, लोथल। लोथल शायद वो जगह है जहां पर उल्टा था, मतलब जो मकान के प्रवेश द्वार थे वो गलियों की ना ओर होकर सड़कों की ओर थे। बाकी जहां भी कहीं मिला है हर जगह देखा गया है कि मोहनजोदड़ो में जो यानी हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में सड़क जो है, जो मुख्य जो मकान के प्रवेश द्वार थे वो सड़कों की ओर ना होकर गलियों की ओर खुलते थे। ध्यान रखिए, यानी इन मोहनजोदड़ो entrances of the house were not towards the main road but toward the streets except Lothal। except क्या, आगे जोड़ देना, except लोथल। लोथल के अलावा यानी लोथल को छोड़ करके बाकी हर जगह ऐसा ही सिस्टम था, यानी कि घर का एंट्रेंस किस तरफ, गलियों की तरफ था, ठीक है, सड़क की ओर नहीं था। लोथल में उल्टा था, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बचा है लास्ट वाला चनहुजड़ो, क्योंकि मैं आज 3 स्थल पढ़ाया हूं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुजड़ो, ठीक है। चनहुजड़ो कहां है, देखो ये पाकिस्तान के कहां है, सिंधु प्रांत में, सिंधु नदी के बाएं तट पर, यानी कि सिंधु नदी के कहां है, बाएं तट पर। हड़प्पा किस तट पे है आप बताएंगे, मोहनजोदड़ो बाएं है कि दाएं है ये आप बताएंगे, ठीक है। चनहुजड़ो कहां पर है, ये जो है आपके बाएं तट पे है। तो बाएं दाएं में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे, बाएं दाएं में कंफ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो चनहुजड़ो से क्या मिला, यहां से ये कहां पर है, ये इसकी खोज किसने किया था, NG मजूमदार ने 1931 में। कहीं कहीं ये डेट थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन नॉर्मली ये 1931 ही माना जाता है जहां से क्या हुआ, इसकी खोज हुई। यहां पे झूकर झांगर, मैं बताऊंगा, ये ऐसी संस्कृति है जिसमें कृषि और मिट्टी से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल अधिक हुआ है। मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा संस्कृति। तो अगर कहा जाए झूकर झांगर संस्कृति, जिसको कि सिंधु सभ्यता का एक प्रमाण माना जाता है, यह भी कहां मिला है, चनहुजड़ो में मिला है। तो कई बार पूछा गया कि झूकर झांगर संस्कृति के प्रमाण कहां मिले, चनहुजड़ो में मिला है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां से पक्की ईंटों के मकान मिले, शौचालय मिला, यानी सोचिए उस समय शौचालय की वैल्यू लोग जानते थे। यानी कि आप भैया बता दें कि आजादी के बाद अब जाकर के भारत में हर घर शौचालय योजना चलाई गई, यानी इस समय, और उस समय लोग शौचालय की वैल्यू जानते थे। सोचिए क्या स्टेटस रहा होगा उन लोगों का, कितना मेंटली डेवलप थे, कहां चले गए। अगर आप इस बात को सोचेंगे ये सभ्यता गई कहां, बता दूं ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हैं। माया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां चली गई। अगर आप इन पर विचार करेंगे तो आपको एक साइकिल दिखेगा कि क्या ये साइकिल है। जैसे डायनासोर गायब हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गायब हो गए, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग गायब, आखिर गए कहां। इसका मतलब कुछ ना कुछ भौगोलिक परिवर्तन होता है, जिस वजह से सभ्यताएं अचानक जाती हैं फिर आती हैं। ये एक चक्र है, अगर इसको आप सोचोगे तो आपको लगेगा क्या हम भी इसी चक्र का हिस्सा हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम इस चक्र का हिस्सा हैं, और अगर हिस्सा है तो मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत हो चुकी होगी। अगर इनको आप कहानी मानते हो तो कहानी ये है नहीं, ये वास्तविकता है, मतलब ऐसा हुआ। हो सकता है कल हम भी इतिहास के पन्नों पर पढ़े जाएं, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ये भौगोलिक घटना है, ये 1 या 2 दिन में नहीं, इसको होने में 1000 साल लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गए कहां। अब चलिए यहां से क्या मिला, वक्राकार ईंटें मिली, यानी वक्रकार ईंटें, कर्व्ड ब्रिक्स मिला, यानी वक्राकार ईंटें, मुड़ी हुई ईंटें। बिल्ली का पीछे, एक ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पांव के निशान हैं। भैया सब पूछेगा एग्जाम में कि कहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पांव के निशान है। लिपस्टिक का प्रमाण मिला कहां, चनहुजड़ो से। काजल का प्रमाण मिला कहां, पाउडर मिला, इंक मिला, स्याही मिली, पाउडर के मिले प्रमाण, इंक से मिला, उस्तरा यानी रेजर जिससे बाल दाढ़ी काटी जाती है। 4 पहियों वाली गाड़ी, अब गाड़ी मतलब कोई फॉर्च्यूनर तो नहीं रहा होगा, कोई लकड़ियों गाड़ी रही होगी, ठीक है, बैलगाड़ी टाइप की रही होगी।
तो इस तरह से ये यहां से ये चीजें मिली हैं भाइयों, ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया, तो अब ध्यान रखेंगे, हड़प्पा के नीचे आओगे, दिशा हड़प्पा के नीचे आओगे तो मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा के दक्षिण में मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के दक्षिण में क्या है, चन्हुजोड़ो। कहां मिला, किसने खोजा, कौन कौन सी चीजें कहां मिली, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा हूं पिछले कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से डेवलप थी। इतने फैक्ट जान चुके हो, अब आराम से इस पर आप एक निबंध लिख सकते हो कि क्या नगर व्यवस्था था, सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे भी चलेंगे। ठीक है, कालीबंगा अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, समय अभी है। ठीक है, लेकिन अब सोच रहा हूं क्योंकि क्लास भी मेरी है, तो मैं अभी इस लेक्चर को मैं यहीं तक रोकना चाह रहा हूं। तो अब अगला जो क्लास होगा मेरा सिंधु घाटी सभ्यता पर, वो 1 घंटे का होगा। अभी थोड़ा सा मैं क्लास को विराम दूंगा, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पुरानी बातों को। ध्यान रखेंगे, रिवाइज का मतलब क्या है, आपको क्या क्या पढ़ा, कि इसको हम स्मार्ट सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में भी स्मार्ट सिटी योजना चल रही है। कब से, 2015 से। जल प्रबंधन क्यों, क्योंकि यहां पर स्मार्ट सिटी था, शहरों को एक व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था, जल संरक्षण दिखा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दिखा, जो कि आज हम शुरू किए हैं, अमृत सरोवर योजना 2022 में। तो एक तरह से आज से और अब से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी डेवलप थे। मैंने इसी बात को आज समझाने का प्रयास किया, कहां कहां क्या क्या मिला वो बता दिया। तो अब जो अगला मेरा लेक्चर होगा वो 1-2 थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन तब तक जितनी बातें बताई है आप पेशेंस के साथ प्राचीन इतिहास को उतनी ही देर पढ़िए जितनी देर मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ चलते रहिए, आपको दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मुझ पर विश्वास कीजिए और इस मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बस थोड़ा लेक्चर की स्पीड को बढ़ा के सुना कीजिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, और लगातार आप बने रहिए, क्योंकि धीरज से ही और धैर्य से ही एक अच्छे परिणाम का जन्म होता है। फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।